अवसाद होंगे, मोटे अवसाद होंगे, बारीक अवसाद होंगे, क्योंकि मोटे अवसाद में खेती कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मिनरल होता है इसको पहले बारीक बारीक तोड़ा जाता है। अपन जब सोना भी निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो शुद्धिकरण का क्या टेक्निक होती है, कोई पत्थर होता है तो उसको पहले बारीक तोड़ा जाता है, तोड़ करके उसको, नमक ही एग्जाम्पल ले लो आपका, नमक है, नमक पहले सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको खाने के लिए पूरी डली थोड़ी खाते हैं, उसको बारीक बारीक तोड़ करके खाते हैं ताकि वो आराम से हजम हो जाए। तो ऐसा ही है, जैसे अपना शरीर काम करता है ना, बीमार आदमी को कभी भी पराठे खाने के लिए नहीं कहा जाएगा, उसको दूध दलिया खाने के लिए कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? वो अंदर जाकर के अच्छे से हजम हो जाएगा। तो इस वजह से मोटे अवसादों में कोई भी चीज़ जो है पैदा नहीं हो सकती, वो पहले बारीक होते हैं, उसके बाद उसमें खेती की जा सकती है। तो इसके बाद अपन बात कर लें कि यहाँ से जो है अपना जो है वो शुरू हो जाता है। ये क्या है? उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये क्या है अपना? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके बाद यहां से ये वाला जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है। और इसके अलावा ये वाला जो भाग है, क्या क्या बोले? जरा तेज तो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। तटीय क्षेत्र है। कैसा है? तटीय, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तटीय मैदानी क्षेत्र है ये। ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया एक अपना? इसके अलावा अपने बच गए द्वीप। तो इधर तो कौन सा, अंडमान निकोबार, और इधर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है। तो इधर क्या है? लक्षद्वीप, और उधर क्या है? अंडमान निकोबार। तो इनको भी एक फिजिकल डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदानी क्षेत्र, इसके अलावा ये द्वीपीय समूह प्रदेश। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो गया अपना फिजिकल डिवीजन। एक 4 जो है नेचुरल डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। तो वो 4 नेचुरल डिवीजन क्या है, उसका एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। यही है, बस इस मरुस्थलीय प्रदेश को हटा देंगे। ठीक है। तो ये वाला तो हो गया अपना कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद ये मरुस्थल जो है पूरा मैदान में मिला दिया जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाली जो जगह है पूरी, ये कौन सी हो जाएगी? मैदानी प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद पठार बना दो बीच में, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो जाएगा। और इसको तटीय मैदानी क्षेत्र व द्वीपीय समूह क्षेत्र इसी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गए? अब बात कर लेते हैं अपन इसमें, ये तो हो गया फिजिकल डिवीजन। अब एक एक डिवीजन को अपने को पढ़ना है, उस डिवीजन को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके फिर पढ़ना है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय, शुरू करते हैं। हिमालय कैसे बना? ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। और और कोई रीजन? देखो ये है अपनी कौन सी? यूरेशियन प्लेट। ठीक है। बहुत टाइम पहले भारत तैर रहा था यहाँ पे समंदर में। ठीक है। धीरे 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 वो कहाँ पे? यहाँ पे आकर के टकराया। और ये कब टकराया? टर्शरी टाइम पे टकराया, जब क्या बने थे? हिमालय बने थे, तृतीय कल्प। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। ये यहाँ से यहाँ पहुंचा। अभी भी जो अपनी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो किस तरफ गति कर रही है? उत्तर की तरफ गति कर रही है। ठीक है। यहाँ पहुंचा, फिर ये पहुंचता है यहाँ पर। ये जब यहाँ पे पहुंचा तो इन दोनों के बीच में क्या हुई? दो प्लेटों के बीच में टक्कर हुई। टक्कर हुई तो क्या बने? फोल्ड माउंटेन बने। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं तुमको पता है?
वलित पर्वत जो होता है कैसे बनते हैं, वलन कैसे, वलन किसे कहते हैं? जैसे कि एक अखबार कागज का टुकड़ा है, अब मैं उसको पकड़ करके यूं आपस में दो बिंदुओं को मिलाऊंगा उसके, तो क्या होगा कि या तो वो ऊपर की तरफ फोल्ड होएगा या नीचे की तरफ फोल्ड होएगा। तो ऊपर की तरफ जब फोल्ड होएगा वो, तो क्या बनेगा, वलन बनेगा, और उससे क्या एक पर्वत की ही जो है शेप का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, ये जब दो प्लेट थे, दो कागज के टुकड़े थे या दो गत्ते थे, तब ये जब आपस में टकराए, तो जो टकराए तो उनके जो किनारे थे, किनारे आपस में कोलिजन हुआ, और क्या हुआ, उनमें वलन हुआ। उनमें एक जो चट्टान है दूसरी चट्टान से टकराई, तो क्या हुई, वो फोल्ड हो गई ऊपर की तरफ, तो क्या बन गए, पर्वत बन गए। इसीलिए जो अपने तुम देखोगे इंडिया में जो पर्वत है वो ऊपर ही पाए जाते हैं ज्यादातर, मतलब पाए तो नीचे भी जाते हैं, पर एक श्रेणी में, कि जैसे ना कि एक बाउंड्री बना रखी हो, तो उस बाउंड्री में ये जैसे कि 2400 से 2500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, वो कौन बना रहे हैं, हिमालय बना रहे हैं, क्रिस्टल शेप में, अर्धचंद्राकार शेप में बना रहे हैं। तो ये किस, इससे क्या पता चलता है अपने को, यहाँ पे कॉलिजन हुआ था, टक्कर हुई थी, उसके बाद इनका निर्माण हुआ। अब बात कर लें कि ये तो हो गए अपने उत्तरी हिमालय हो गए, इसके अलावा यहाँ पे भी जो पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल भी है ना, तो पूर्वांचल कैसे बना, जो पूर्व की साइड जो पूर्वांचल जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है, वो कैसे बनी, कि क्या है कि जब ये जो टुकड़ा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का टुकड़ा था, जब उससे टकराया, तो उसकी जो शेप थी वो कैसी थी, इधर से तो अपनी अर्धचंद्राकार बन रही है, उधर से इसकी शेप ऐसे थी। तो जब ये टकराया तो सिंटैक्सियल बैंड, अक्ष संघीय मोड़, ठीक है, तो इस वजह से किनका निर्माण हुआ, ये तो आपकी प्लेट थी, इसके बाद यहाँ पे जाकर के टकराती है अपनी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती है तो यहाँ तो बन गए क्या, हिमालय, और जब ये वाला जो पॉइंट ये आपस में टकराए तो यहाँ पे क्या बन गए, पूर्वांचल बन गया। तो ये क्या था, इसका बेसिक था। इसके अलावा इसमें एक और सिद्धांत दिया है किसी बंदे ने, इसका नाम है कोबर, ठीक है। उसने सिद्धांत क्या दिया, भूसन्नति का सिद्धांत दिया है, कि जब ऊपर वाला जो यूरेशियन प्लेट जो है वो किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, और नीचे वाला हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो इन दोनों के बीच में क्या था, 33 सागर था। तो हिमालय जो बने किस जगह बने, 33 सागर खत्म हुआ, 33 सागर वहां से हटा, और किसने जगह ले ली उसकी, हिमालय ने जगह ले ली। अगर ये आपस में नहीं टकराती तो अभी भी बीच में 33 सागर होता, ना तो पर्वतों का निर्माण होता, ना किसी भी और तरीके का, ना इधर निर्माण होता ना इधर निर्माण होता। ठीक है, तो जब ये इससे टकराया, टकराने के बाद 33 सागर वहां से हट गया, 33 सागर वहां से हटा, चट्टानों में वलन हुआ, वलन होने के बाद क्या, किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो अभी जिसके बारे में अभी तक अपन बात कर रहे थे। कोबर ने क्या बोला कि भूसन्नति जो है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। भूसन्नति मैंने तुम लोगों को कल बताया था, क्या होती है भूसन्नति, जली राशि होती है दो लैंड पार्ट के बीच में, जो उनके टूटने से अलग होने के बाद जो जगह होती है उसके बीच में जो क्रैक आता है, उस क्रैक में जल भर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। भू सन्नति, सन्नति को संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस नति, सत प्लस नति, ठीक है। तो वो क्रैक जो होता है उसको क्या कहते हैं, जियो सिंक्लाइन कहते हैं इंग्लिश में, या फिर क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। भूसन्नति में अब ये क्या कहता है, कोबर क्या कहता है कि क्या हुआ कि जब ये टक्कर हुई तो 33 सागर वहां पे था, पर उसके बाद क्या हुआ कि जो नदियां वहां से बह रही थी वो क्या अपने साथ अवसाद लेकर के आई, और उन अवसादों को कहाँ जमा कर दिया, उस भूसन्नति में जमा कर दिया। अब वो ढेर सारे अवसाद आते गए, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आते गए, बहुत लंबा टाइम पीरियड था वहां पे। फिर वो बहुत सारे भूसन्नति के अंदर क्या, वो भूसन्नति भर गई, किससे, अवसादों से भर गई। अब प्लेट जब गति कर रही है ऊपर की तरफ, उत्तरी तरफ गति कर रही है अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तब ये जब ऊपर गति कर रही थी तो उन अवसादों को क्या हुआ, धसन हुआ अंदर, कि ऐसे हुआ कि ये दो लैंड पार्ट है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में क्या है, भूसन्नति है, जिसमें क्या भरा हुआ है, 33 सागर भरा हुआ है। अब यहां से नदियां क्या लेकर के आ रही है, अवसाद लेकर के आ रही है। ये अवसाद का इकट्ठे हुए, अवसाद यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे होते गए। फिर इसके बाद क्या है, ये वाली प्लेट क्या है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ये यूं जा रही है, तो इन अवसादों को क्या हुआ, संपीड़न हुआ, संपीड़न हुआ। तो संपीड़न होने के बाद तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, पहले चट्टान कौन सी बनती है, आग्नेय बनती है, टूट करके अवसादी बनती है,
अवसादी से फिर कायांतरित बनती है, और कायांतरित चट्टान समय, ऊष्मा और प्रेशर के कारण पिघलती है, और फिर वापस से क्या बन जाती है, आग्नेय बन जाती है। इसका फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो, लोहा होता है, एकदम सॉलिड लोहे की रॉड होती है, उसको तुमने कुछ उसके साथ तोड़ा मरोड़ी करी तो तुमने देखा होगा नीचे कण गिर जाते हैं, तो वो क्या है, अवसाद है। अब उन्हीं अवसादों को तुम लेकर के एक भट्टी में डाल करके, किसी पोट में डाल करके और भट्टी में गलाओगे, तो वो क्या है, अवसाद पिघल करके फिर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर वो लोहे की एक फिर से क्या है, पूरा संगठित एक चिप सी बन जाएगी। तो वही इस पे काम करता है कि इन अवसादों का क्या हुआ, संपीड़न हुआ, अंदर गए, ऊष्मा की वजह से इनमें क्या हुआ, ये आपस में पिघल गए, पिघलने के बाद क्या है, पूरे एक हो गए, और फिर उसके बाद जैसी प्लेट, नीचे वाली प्लेट ऊपर की तरफ गति कर रही थी, तो ये क्या हुआ, अवसादों का क्या हुआ, वलन हो गया, कि ये अवसादों ने पर्वतों का निर्माण ले लिया, पर्वतों का रूप ले लिया। और इसका जो मध्य भाग था वो रह गया ऐसा का ऐसा ही, उसमें ज्यादा वलन नहीं हो पाया, सिर्फ किनारों से वलन हो पाया। तो एक वलन तो इधर हो गया किनारों पर, और एक वलन इधर हो गया, और ये क्या है, अवसादी है, जो वलन के कारण क्या है, सरक गए, और सरक करके कहाँ, पर्वतों का निर्माण ले लिया। और बीच में जो जगह रह गई, जो समतल स्थान रह गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, तिब्बत का पठार बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बन गए हिमालय। हिमालय के उधर क्या बने, अंगारा लैंड की तरफ कुनलून श्रेणी, कुनलून पर्वत श्रेणी, जो भारत में नहीं आती है। ठीक है, तो उधर उसका निर्माण हुआ, और उन दोनों के बीच में किसका निर्माण हुआ, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। आया, ये कहता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कुछ आया? पहला तो क्या है, हिमालय के निर्माण का रीजन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। बाद में इसको आगे किसने बढ़ाया, इसको मतलब और क्लियरिफिकेशन किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, वेगनर ने दिया। इसके अलावा फिर एक कोबर नाम का बंदा था, वो उसने क्या कहा, भूसन्नति सिद्धांत दिया। उसमें उसने क्या कहा कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, अवसादों के वलन से हुआ है। कि जो तैतीस सागर जो भूसन्नति थी, उसमें नदियां अवसाद लेकर के आई, उनको इनको इकट्ठा किया, फिर बाद में जब प्रेशराइज हुआ, जब अंगारा लैंड का और गोंडवाना लैंड का और अंगारा लैंड का जब आपस में टक्कर हुई, वो जो टक्कर आगे बढ़ी, तो उन आगे बढ़े से वो जो अवसाद थे वो क्या बन गए, पर्वत बन गए। ठीक है, इतनी बात अपने को आ गई समझ में। इसका निर्माण काल कौन सा है, हिमालय का टर्शरी। और अगर राजस्थान में बात करें तो टर्शरी किसका निर्माण काल है, अरावली तो बहुत पुरानी रेंज है, मरुस्थल। ठीक है, और प्लास्टोसिन, मैदान, और क्रिटेशियस, पठार, प्री कैम्ब्रियन, अरावली। तो सबसे पुराना कौन सा है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सर्वाधिक पुरानी जो है माउंटेन रेंज क्या बोलेंगे, हाँ, पर्वत श्रेणी। अच्छा, पर्वत और पहाड़ी में क्या फर्क है, वो पर्वत होते हैं। ठीक है, 600 नहीं 2000। ठीक है, तो पर्वत और बताओ उसमें फर्क, ये तो ऊंचाई का बता दिया, और क्या क्या होता है, पर्वत पे क्या होता है, पीक्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माउंटेन पीक्स बोलते हैं, जो कैसे होते हैं, एकदम तिकोने होते हैं। ठीक है, और ये जो पहाड़ियां जो होती है, इन तिकोनी नहीं होती इतनी, इस पे जो है जीवन संभव है। पठार कैसे होते हैं, पठार ऐसे होते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है। पर्वत एकदम तिकोने होंगे, ना इस पे चढ़ना आसान होता है, ना तुम इस पे जाकर के शहर बसा सकते हो, ना यहाँ पे जीवन संभव है, ना यहाँ पे बाजार बन सकता है, ना स्कूल बन सकती है। पर पहाड़ी क्षेत्र में अपन रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ बसा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, पर अगर वहाँ पे पर्वत होते, हिमालय जैसे, हिमालय में बसावट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन पीक्स ज़्यादा है, समतल जो क्षेत्र है वो कम है। समतल क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत अपने काम का है नहीं, वहाँ पहुँच नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे थे अपन, या फिर एक काम करो, लिख लो पहले, लिखो, हेडिंग डालो, फिजिकल डिवीजन, भौतिक प्रदेश, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? लिखो, भारत को निम्न 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है।
भारत को निम्न 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला लिखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा लिखो, उत्तरी मैदानी प्रदेश। तीसरा लिखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लिख लिया? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा लिखो, तटीय मैदानी क्षेत्र व द्वीपीय समूह क्षेत्र। कितने हो गए? 6 हो गए। नीचे लिख लो प्राकृतिक वर्गीकरण, अगला पॉइंट बना करके। उसमें 4 है, उत्तरी पर्वतीय, उत्तरी मैदानी, तटीय मैदानी, द्वीपीय समूह और प्रायद्वीपीय पठारी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पहला। दूसरा, उत्तरी मैदानी प्रदेश। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा, तटीय मैदानी क्षेत्र व द्वीपीय समूह क्षेत्र। लिख लिया? अब ये डायग्राम बना लो। यही वाला बना लो। और थोड़े से कलरफुल पेन रखो। कैसे जिंदगी तुम्हारे दो ही में हो रही है? क्या है कि देखो, इस नोटबुक को अपने को बार बार पढ़ना पड़ेगा और ये तभी इंटरेस्टिंग लगेगी तो थोड़ी सी कलरफुल हो, नहीं तो बेजान बेरंग चीजों में आज तक किसी को मजा नहीं आया। हाँ, ये लिख लो, डायग्राम के नीचे लिख लो। इन फिजिकल डिवीजन में जो है क्या क्या कितने परसेंट है? सर्वाधिक क्या है? मैदान। सबसे कम पर्वत, पहाड़, पठार और फिर मैदान।
तो अब बताओ मुझे, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? मैदानी क्षेत्र में। लिख लिया? ये लिख लिया कितने परसेंट क्या क्या है? ठीक है, वो एक और डायग्राम बनेगा, बनाने की जरूरत है? उसमें क्या करना है अपने को, मरुस्थल को किसे मिला देना है? मैदान में मिला देना है। ठीक है, तो वो अपना एक डिवीजन कम हो जाएगा। द्वीपीय को तटीय क्षेत्रों में मिला देना है। ठीक है, तो वो अपना क्या बन जाएंगे, 4 फिजिकल डिवीजन बन जाएंगे। तो बनाओ, तो वो डायग्राम बनाना चाहो तो देख लो। नहीं, फिर आगे बढ़े। कर लो, कोशिश कर लो, याद रह जाएगा। ये तो बार बार बनाने की चीज़ है। बना लिया? अब हेडिंग डालो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश लिखो। विस्तार, विस्तार लिखो। विस्तार के आगे डैश करके लिखो। 74 डिग्री से 97 डिग्री, 96 डिग्री। 74 से 96 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो 22 डिग्री। कितने डिग्री हुआ? 22 डिग्री विस्तार हुआ इसका। 74 से 96 ईस्ट, 74 ईस्ट से 96 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो कितने में विस्तृत है? 22 डिग्री में विस्तृत है। ठीक है, और इसमें लिखो क्षेत्रफल, लिखो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। लिखो इसमें एक पॉइंट, इस भौतिक प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रेणी हिमालय है। इस भौतिक प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रेणी हिमालय है। निर्माण काल टर्शरी, निर्माण काल टर्शरी, टर्शरी लिखना। टर्शरी, हाँ टर्शरी काल में। इतना मत लिखा करो, देखो तुम्हारा एसआई का पेपर है, ठीक है, तुम्हारा रिटर्न पेपर है नहीं, ना तुम्हें लैंग्वेज बनाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, तो सीधा लिखा निर्माण काल टर्शरी। अब इसका तुम एक लाइन बना दो, इस पर्वत का निर्माण काल टर्शरी है, तो उससे अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट में चलने दो। और इसमें लिखो, इस प्रदेश में अनेक अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स। इस प्रदेश में अनेक अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं भारत की जिनसे भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है, जिनसे भारत की मुख्य नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, आप ऐसे करके लिखो, निर्माण कोबर का
भूसन्नति सिद्धांत। और क्या है दूसरा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब तुम समझ गए हो कोबर भूसन्नति को, या फिर इसको भी डिफाइन किया जाए? समझ गए हो? बताओ क्या समझ में आया, क्या कहा कोबर ने? और इसका मध्य भाग क्या है? वलित नहीं हो पाया है, जो क्या बना? तिब्बत का पठार। चलो लिख लो, इसमें कुछ बातें लिखो। ऐसे कई बार सवाल पूछ लेते हैं बड़े डफर से कि पर्वतों की पालना किसे कहा गया है, तो कोबर ने कहा है कि हाँ, तैतीस सागर को पर्वतों की पालना कहा है। हाँ, कोबर के अनुसार लिखो। लिखो, कोबर के अनुसार भूसन्नति पर्वतों की पालना है। भूसन 33 सागर को का अल्टरनेट नाम भूसन्नति ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो यार तुम लोग आपस में क्या, इसके 33 सागर लिख लो, चाहे भूसन्नति लिख लो, चाहे जियो सिंक लाइन लिख लो। तो लिखा, भूसन्नति जो है पर्वतों की पालना है। 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले 33 सागर का स्थान हिमालय ने ले लिया। 7 करोड़ वर्ष पहले 33 सागर का स्थान हिमालय ने ले लिया। अगला पॉइंट लिखो, इस भूसन्नति का मध्य पिंड, इस भूसन्नति का मध्य पिंड अप्रभावित रहा, जिससे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। जिससे तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। अब हिमालय को भी अपन ने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। बहुत अच्छा, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। अब तो मेरी बात भी सुनो और थोड़े से खुश हो। हिमालय की डिवीजन जैसे अपन ने इसकी फिजिकल डिवीजन दो तरीके से कर रखे हैं, ऐसे ही हिमालय की फिजिकल डिवीजन भी अपन ने कितने तरीके से कर रखे हैं? दो तरीके से कर रखे हैं। ठीक है, इसमें तो एक तो होता है जो नॉर्मल फिजिकल डिवीजन है, जिसमें हिमालय को अपन ने 3 हिस्सों में बांट रखा है, ट्रांस, महान या मध्य या ग्रेट, और फिर तीसरा पूर्वांचल जो पूर्व में है। इसके अलावा अपन ने एक प्रादेशिक विभाजन और कर रखा है, रीजनल डिवीजन, जो किसने दिया था? सिडनी बुरार्ड ने दिया था। तो उसमें क्या है कि उसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। ऊपर ही ऊपर कश्मीर हिमालय, फिर उत्तराखंड वाला कुमाऊं कुमाऊं हिमालय, फिर उसके बाद नेपाल हिमालय, और फिर उसके बाद लास्ट में असम हिमालय। ठीक है, तो लिख लो, ऐसे लिखो, वर्गीकरण करके लिखो, वर्गीकरण। इसमें फिर आगे लिखो हिमालय, और फिर इसको लिखो ट्रांस हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय, और फिर उसके बाद पूर्वांचल। शिवालिक जो किसका पार्ट है? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय में भी 3 है। ठीक है, एक ऊपर ही ऊपर वृहत हिमालय,
ग्रेट हिमालय, उसके बाद बीच वाला मिडिल हिमालय, और फिर उसके बाद नीचे शिवालिक। ऐसे ही ट्रांस हिमालय की ऊपर वाली जो श्रेणी है उसको क्या कहते हैं? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख और फिर जास्कर। ठीक है, और इसका अलग से ये लिख लो, कश्मीर हिमालय, बाय सिडनी बुराड़। अच्छा, वैसे ये डॉट नहीं आता ना इसमें, डे के नीचे डॉट कब लगता है? जब बुराड़, अगर कोई भी आधा वर्ड आता है, ये हटेगा ना नीचे, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कब हटता है और कब लगता है? और मैंने ऐसा कोई नियम पढ़ा था कि डे एक तो जब शुरू में आए तब इसके नीचे डॉट नहीं लगता, ठीक है? और हाँ, जब कोई शब्द से शुरू होता है, डमरू, ढोल, ढोल तो ढक्कन वाला डे हो गया, चलो ठीक है। और इसके बाद ये बीच में आता है तो लगता है, पर इससे पहले, और जैसे कि तय और इसके बीच में कोई भी आधा वर्ड आ जाता है, जैसे कि डॉट आ गया, ये आधा ने आ गया, आधा में आ गया, तो भी नहीं लगता। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो लगता है। ठीक है, कश्मीर अगला क्या था? कुमाऊं। तीसरा क्या था? नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। असम। लिख लिए? अब एक टाइम है डायग्राम बनाने का, तो ठीक है। तो ये अपन बात कर रहे हैं कि इसकी ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर क्या है? काराकोरम। उसके बाद मिडिल में लद्दाख, और फिर नीचे नीचे जास्कर। तो अब मुझे इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दो, कौन सी है? केटू, गॉडविन, ऑस्टिन। इसकी मुझे बता दो लेंथ, सॉरी हाइट। 8611 मीटर। इसके बाद बात करें अपन इसकी लद्दाख श्रेणी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दो। कितनी ऊंची है? ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दो मुझे। कामेट पर्वत। ऊंचाई बता दो इसकी। ठीक है, तो
ये अपने को याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन्स पीक हैं इसमें, पर इनकी 3 की तो अपने को क्या याद रखनी पड़ेगी, ऊंचाई याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। सेकंड नंबर पे कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। और तीसरे नंबर पे कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी का दूसरा नाम क्या है, कृष्णगिरी। इसके अलावा और इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, एशिया की रीढ़ की हड्डी, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख श्रेणी को तो अपने यहाँ तो लद्दाख श्रेणी कह रहे हैं। ये भी नेपाल में उसमें तिब्बत में घुस जाती है तो इसको क्या कहते हैं वहां पे, कैलाश पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो कैलाश पर्वत की श्रेणी को कहा जाता है, लद्दाख श्रेणी को कहा जाता है। और इस कैलाश पर्वत के ही दक्षिण में क्या है, मानसरोवर झील है। ठीक है, तो इसके ये आगे तक जाती है। ठीक है, तो ये अपनी श्रेणियां बना लो 3। अब इसमें से बात करें दर्रा, काराकोरम दर्रा, तो कहाँ पाया जाएगा, काराकोरम श्रेणी में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अलग से नाम याद रखने की जरूरत है नहीं इसकी। तो ये जो दर्रा है किसको जोड़ता है, चीन और लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, तो ये वाला दर्रा चीन और लद्दाख को जोड़ता है। यहाँ पर पाया जाता है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बाल्तोरो, बियाफो। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। और इधर से कौन सी नदी आती है, शोक नदी आती है। तो इधर से तो निकली नुब्रा नदी, इधर से आई शोक नदी, दोनों यहाँ पर मिली। तो यहाँ पे क्या बनाएगी, घाटी। जब दो नदियां मिलती है तो एक घाटी का निर्माण करती है उस जगह पे। तो उस घाटी को क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी या डूमरा वैली। ठीक है, इसके बाद ये शोक नदी दोनों मिल गई, फिर ये यहाँ से होकर के गुजरती है, एक और पास से होकर गुजरती है, जो किसमें पाया जाता है, लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। जिसका नाम है क्या, बहुत फेमस नाम है, मतलब पास तुमने पहले ही वो सुना होगा मेरे हिसाब से, खरदुंगला। ठीक है, खरदुंगला को क्रॉस करती है कौन सी नदी, नुब्रा और शोक नदी मिल जाती है यहाँ पर। उसके बाद ही आगे जाकर के इससे क्रॉस करती है और किस नदी में जाकर के मिलती है, सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। तो इससे पूरी बातें ये हैं। अब सिर्फ मैं इन्हीं बातों को तुम्हें लिखवाने वाला हूँ, तो यहाँ समझ लोगे तो शायद से लिखने की जरूरत नहीं पड़े और हमेशा याद रहे। ऊपर ही ऊपर ट्रांस हिमालय, उसकी भी सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम। काराकोरम की बात बता दो, सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर ऊंची। दर्रा बताओ, काराकोरम दर्रा। काराकोरम का दूसरा नाम कृष्णगिरी। और क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसमें से जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, उसमें से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा। नुब्रा के अलावा एक और नदी निकलती है, कौन सी, शोक नदी। वो दोनों मिलकर एक क्या घाटी बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नुब्रा घाटी कहते हैं। वहां पे कैसे ऊंट पाए जाते हैं, बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं, 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। कैसे ऊंट पाए जाते हैं उस घाटी में, 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। फिर वो आकर किससे क्या बोलते हैं, आगे कहाँ जाती हैं, सिंधु में जाकर, सिंधु में किस दर्रे के थ्रू होकर गुजरती हैं वो, खारदुंगला दर्रा। तो खारदुंगला दर्रा क्या करता है, नुब्रा घाटी, नुब्रा और शोक नदी की घाटी को किस घाटी से जोड़ता है, सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि नुब्रा व शोक नदी घाटी को सिंधु घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है, खारदुंगला दर्रा है। इसके बाद ये यहाँ से मिल गई। इसके बाद जो अपन तीसरी श्रेणी जो है अपनी जास्कर श्रेणी, इसकी बात करें तो इसमें सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, कामेट पर्वत। ऊंचाई बता दो, 77-56। कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे पाया जाता है ये। ठीक है, अब इसमें भी अपन आगे बात कर लेते हैं कि इसकी ये जो लेंथ है कितनी है,
2400 या 2500? बच्चों मुझे बताओ कैसे हो सकती 2400 या 2500? किस आइडिया से तुमने बताया ये चॉइस? हाँ पूरे की होगी वो तो। इसकी है 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर। अब इसकी बात करें एवरेज विड्थ, जो इसकी विड्थ है, मोटाई है या चौड़ाई है, वो कितनी है? इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 250 किलोमीटर। अब अपन इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो कितनी है? ज्यादा ऊंचे पर्वत नहीं है ये, तो कितनी इसकी एवरेज हाइट है? 4000 मीटर। इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? 4000 मीटर। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ट्रांस हिमालय में अपन पर्टिकुलर हर श्रेणी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई याद नहीं रखेंगे, सिर्फ ट्रांस हिमालय में याद करेंगे अपन। क्या पूरा ट्रांस हिमालय कितना लंबा है, फैला हुआ है? 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितनी चौड़ाई है? 250 किलोमीटर चौड़ाई है। ऊंचाई कितनी है? 4100। और ये क्या एवरेज है? ये एवरेज विड्थ, एवरेज हाइट, और ये एवरेज नहीं, इसको 1000 किलोमीटर में विस्तृत है ये। ठीक है, तो ये चीजें बना लो। और इसमें क्या बात, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? नहीं आ रहा? यहाँ पे इसमें एक जास्कर श्रेणी में एक पाया जाता है दर्रा, जिसे कहते हैं फोतुला दर्रा। क्या कहते हैं? फोतुला दर्रा कहते हैं। ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो जब अपन दर्रे पढ़ेंगे आगे उसमें बात कर लेंगे। तो अभी हेडिंग डालो ट्रांस, या फिर पहले ये मोटा मोटा डायग्राम बना लो पूरे ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय हेडिंग डाल करके ये लिखो। फिर उसके बाद लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे, काराकोरम की। काराकोरम दर्रा ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में। तुम तो फिर मोटा मोटा डायग्राम बना लो, इन दर्रों के नाम लिखना चाहो तो लिख लो। फोतुला, ये वाला कौन सा है? खरदुंगला। और ये वाला कौन सा है जो नाम है इसका काराकोरम ही? लिख लिया? अब हेडिंग डालो, इसी में लिख लो ट्रांस, ट्रांस हिमालय लिखा है ना, अभी हेडिंग ट्रांस हिमालय है ना, इसमें लिख लो यह है लद्दाख से तिब्बत में विस्तृत है। लद्दाख से तिब्बत में, लद्दाख से तिब्बत के मध्य विस्तृत है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। लिख लो ये हाइट, लेंथ लिख लो, लंबाई 1000 किलोमीटर। डायग्राम में लिख ली, दोबारा लिख लो ताकि याद हो जाएगी अपने को ये। लंबाई 1000 किलोमीटर, ऊंचाई 4000 मीटर।
और विड्थ, चौड़ाई 250 किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर का याद रखना, कहीं ऊंचाई तुम 4000 किलोमीटर कर दो कभी। ठीक है, अब हेडिंग डालो। एक ऐसे लिख लो पहले कि इस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली कौन सी है? काराकोरम। यह सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। उत्तरी समझ रहे हो ना, डायरेक्शन वाइज। तो पूछा जा सकता है सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ट्रांस हिमालय की उत्तरी, मध्य या दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? मध्य हिमालय की या महान हिमालय की उत्तर, मध्य या दक्षिणी कौन सी है? अच्छा, वैसे बात करें पूरे हिमालय में दक्षिणतम जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? पूरे हिमालय की ट्रांस, मध्य और पूर्वांचल इन सब में बात करें तो दक्षिणतम जो है वो कौन सी है? शिवालिक। और सबसे न्यूएस्ट फॉर्म्ड भी कौन सी है? शिवालिक। जो सबसे नई श्रेणी जो बनी है वो कौन सी है? शिवालिक है। और सबसे दक्षिण में कौन सी है? शिवालिक है। ठीक है, तो काराकोरम लिख लिया। यह ट्रांस हिमालय की या हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसके लिख लो कृष्णगिरी, अन्य नाम कृष्णगिरी, अन्य नाम कृष्णगिरी। हाँ, लिख लो। इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखो K2, गॉडविन ऑस्टिन। और फिर ऐसे लिखना, K2 लिखा ना तो जगह मत बचाना, K2 लिख दिया। इसके बाद गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। ठीक है, K2, गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी। इनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ इतना पूछेगा कि गशेर ब्रूम जो है कौन से पर्वत हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, तो इतना डीप में कोई नहीं उतरने वाला, और अपने को भी नहीं उतरे तो बेहतर रहेगा। नहीं, नाम तो लिखो बाबू, नाम तो लिखना पड़ेगा। नाम जो फेमस नाम है वो तो लिखने पड़ेंगे। रहने दे सर हैं। अच्छा, इसमें लिखो अल्पाइन ग्लेशियर, अल्पाइन हिमनद, अल्पाइन हिमनद लिखो। और ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो। हम्म हिमनद ग्लेशियर्स, बर्फ की पहाड़ी बोल सकते हैं, पर पहाड़ क्या है कि एक चट्टान के रूप में माना जाता है। तो ये क्या है कि पूरे बर्फ के ही बने हुए होते हैं, और ये पिघलते हैं तो इनसे नदियां निकलती हैं। ये ज़्यादा पिघलते हैं तो इनका समुद्र तल का लेवल को क्या बढ़ाते हैं, ऊंचा करते हैं। और ये अगर ज़्यादा ही पिघल जाएं, और ये सारे ही पिघल जाएं, तो सब अपन सब के सब ना सारे लैंड पार्ट जलमग्न हो जाएं, देश के काम आ जाएं। देश के काम क्या है, किसी काम नहीं आए फिर अपन।
देश खुद किसी और के काम आ जाए। हाँ, तो ये लिखो और बोलो, अब एक सुर में सुर मिला करके गाओ इसको। पहले तो K2 से लेकर के दस्तगिल सार तक गाओ, ठीक है? बोलो K2, गशेर ब्रूम, माशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। ठीक है? अरे तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं बोलूँ उसके बाद बोलना है और सबको बोलना है। जो नहीं बोलेगा उसको टॉफी नहीं मिलेगी। ठीक है? बोलो K2, गशेर ब्रूम, माशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। गशेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। दस्तेगिल सार, तेरम कांगड़ी, कशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम। K2, K2, गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो। सियाचिन, गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये 2 दिन बाद तुम्हारे साथ होगा। जो तुम्हारा हिमनद है ना, वो तो तुम्हें पहाड़ नजर आएगा, और जो तुम्हारा पहाड़ है वो तुम्हारा हिमनद नजर आएगा। तो ये कंफ्यूजन अभी से करके चलो, ताकि थोड़ा सा तुम्हें अभी एहसास हो ना कि सर किसमें क्या मिला दिया, तो ये एहसास बाद में होना जरूरी है। समझ रहे हो? पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो भाग 4 भाग 5 में घुस जाता है, कोई अनुच्छेद किस में घुस जाता है, और ऐसा यहाँ पे होगा। जो तुम्हें आज ये बियाफो बालतरो लग रहे हैं ना, कल को चोटियां लगेंगी। ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, सवाल पूरा पढ़ना। और क्वेश्चन एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन देगा जो पहाड़ों के नाम जैसे दिखने वाले हैं ना, बतूरा किसी नाम से ऐसे एंगल से लग रहा है कि ये ग्लेशियर होगा, बालतोरो लग रहा है, बियाफो लग रहा है, पहाड़ी चोटियां लग रही हैं ये नाम से। तो इनका ध्यान रखना है। वो उस ऑप्शन में पहाड़ पूछ करके, चोटी पूछ करके दे देगा, और उसमें हिम्मत भी डाल देगा और ये भी डाल देगा, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बोल दो, गशेर ब्रूम, मशेर ब्रूम, तेरम कांगड़ी, दस्तेगिल सार। सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो। चलो, तो ये अपना क्या हो गया? इसमें एक काराकोरम इसमें लिख लिया, काराकोरम दर्रा चीन, उसको लिख लिया, वो लाइन लिख ली। और क्या थी इसमें? सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा, नुब्रा, नू छोटा, नुब्रा और शोक। ठीक है? नुब्रा, सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, जो शोक नदी के साथ मिलकर, जो शोक नदी के साथ मिलकर, नदी के साथ मिलकर नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? डूमरा, डूमरा वैली भी कहते हैं, जिसे डूमरा वैली भी कहते हैं। डूमरा, डूमरा ये लिखा हुआ सामने। यहां बैक्टीरियन कैमल पाए जाते हैं। यहां कौन से पाए जाते हैं? बैक्टीरियन कैमल। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको लिख लेना, 2 कुबड़ वाले ऊंट, ये जरूर याद रहेगा। ठीक है? अगला लिखो अब, कौन सी श्रेणी है? अच्छा, ये जो मैंने बताया शोक, और ये जो वैली है शोक की और नुब्रा की, ये किस किस के बीच में बनी है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में। सिंधु घाटी किसमें? लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजन सिर्फ डायग्राम ही दूर कर सकता है, डायग्राम पूरा भारत का नहीं बने।
तो कम से कम हिमालय का तो बनाओ, 3 श्रेणियां बनाओ। यहाँ से निकालो नुब्रा, यहाँ से निकालो शोक, यहाँ पे बनाओ सियाचिन, इसके बाद ये काराकोरम दर्रा, ये दोनों मिली, यहाँ पे क्या वैली बनी, कौन सी घाटी बनी, नुब्रा घाटी बनी। इसके बाद ये कौन से खरदुंगला पास से निकली और किस में जाकर के मिली, सिंधु में, सिंधु नदी घाटी में जाकर के मिली। ये दोनों किसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में है नुब्रा। सिंधु घाटी किसके बीच में है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो ये याद रखना। अब हेडिंग डाल दो लद्दाख। लद्दाख श्रेणी, इसके बारे में क्या क्या बात बताई, या तो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो तो तुम्हारे दिमाग से लिख लो। हाँ, रकापोशी या राकापोशी, कई किताबों में रकापोशी लिख रखा है, कई किताबों में राकापोशी लिख रखा है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। लिख लिया, सबसे ऊंची चोटी रकापोशी, ठीक है, कितनी, 77-88 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखो दर्रा, लिख लो, कौन सा दर्रा है, खरदुंगला, लिख लो, खर खरदुंगला दर्रा करके लिखो। उसके आगे उसमें डैश लगा दो, यह है शोक नदी घाटी, शोक व नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। शोक व नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। तिब्बत में इसे इसे कौन सा पर्वत बोलते हैं, कैलाश पर्वत बोलते हैं, लिख लो। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। ठीक है, यहां पर लद्दाख का पठार स्थित है, किसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, जो दो श्रेणियां हैं, काराकोरम व लद्दाख के बीच में लद्दाख का पठार स्थित है। सिंधु नदी तो जास्कर और लद्दाख के बीच में है। ठीक है, क्या लिखा अभी आपने, काराकोरम व लद्दाख के मध्य कौन सा पठार पड़ता है, लद्दाख का पठार पड़ता है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ ठंडा मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठंडा मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। बस इसमें इतनी बातें लिखेंगे अपन। अब आगे हेडिंग डालो जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में लिखो, क्या क्या बात करी। अच्छा, जास्कर की एक बात मैं बता देता हूँ, वैसे नदियां पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे। सुरु नदी होती है इसकी, ठीक है, किसकी सहायक नदी होती है सुरु, सुरु द्रास सिंधु की, ब्रह्मपुत्र तो उधर जा रही है, ठीक है। और इधर से एक नदी आती है कर्णाली या घाघरा, तो लिखो यह श्रेणी सुरु व कर्णाली नदी के मध्य स्थित है। सुरु व कर्णाली नदी के मध्य स्थित है। सर्वोच्च चोटी कामेट,
सर्वोच्च चोटी कामेट 7,756 मीटर। सात हजार सात सौ छप्पन मीटर। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य होकर सिंधु नदी गुजरती है। जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी गुजरती है। ठीक है, इतनी बातें बहुत है। अब डालो आगे। महान हिमालय या मध्य हिमालय या मुख्य हिमालय? महान हिमालय, मध्य हिमालय या मुख्य हिमालय? आ रहे एवरेस्ट पे आ रहे। टेक ए डीप ब्रेथ। सब चीजें होंगी, पर मुझे अच्छा लगता है कम से कम जवाब आते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा? महान हिमालय, मध्य हिमालय। वृहद तो इसका हिस्सा है। यार मुझे ऐसा लग रहा है ये समस्या बढ़ती जा रही है वायरस की तरह। अरे बातों से नए नहीं आते ये। ठीक है, यहाँ तो अपना क्या खत्म हो गया? लास्ट कामेट पर्वत खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 श्रेणियां शुरू होती हैं। इसको अलग कलर में बनाता हूँ। सर्वाधिक चौड़ाई यहाँ रहती है। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर इसकी बात करें अपन, कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर। अब इसमें यहाँ पे पाया जाता है सिंटैक्सियल बैंड, क्योंकि ये किससे टकराई? ऊपर तो यूरेशियन प्लेट चली गई, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यहाँ पे क्या है? बर्मा प्लेट है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो प्लेट भी जब हम पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि 7 या 8 तो जो है मेजर प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जिनको तुम महाद्वीप के नाम से जानते हो, और कुछ छोटी छोटी प्लेटें और टूटी हुई हैं। फिलीपींस प्लेट हो गई, और आपकी नाजका प्लेट हो गई, ये आपकी बर्मा प्लेट हो गई। तो बर्मा प्लेट और यूरेशियन प्लेट से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, तो क्या हुआ? सिंटैक्सियल मोड बन गया। तो अपने को जो घेर रखा है ना पर्वतों ने, इस तरीके से घेर रखा है। इधर हिंदू कुश, इधर कुनलून, इधर पूर्वांचल। तो इनके बनने का रीजन क्या था कि ये प्लेट थी, ये प्लेट टकराई, तो यहाँ टक्कर हुई, उससे हिमालय बन गए, यहाँ हिंदू कुश बन गया। ऊपर सबसे पहले जो ऊपर बना हुआ है वो सबसे पुराना पर्वत है, और जो सबसे नीचे बना हुआ है वो सबसे नया पर्वत है। क्योंकि पहले आगे वाली चीज तो टकराएगी। जैसे कि अगर मैं इसके टक्कर मारता हूँ, तो पहले मेरा नकल का ये वाला हिस्सा टकराएगा, उसके बाद ये मुड़ा, मुड़ करके या तो ये यूं मुड़ा, तो ये क्या पर्वत बन गया। फिर ये मेरा और आगे प्लेट ने धक्का दिया, तो फिर ये और बन गया। फिर ऐसे बन के ऐसे हाथ में वलन पड़ गया, और आगे कोहनी तक ये वलन पहुंच गया। कि कोहनी तक मतलब इतना पोर्शन जो है किसमें तब्दील हो गया? आगे का पर्वत में तब्दील हो गया। तो ये वाला मुड़ा,
तो पहली पर्वत श्रेणी बनी, ये वाला हिस्सा मुड़ा, दूसरी पर्वत श्रेणी में बनी, ये वाला मुड़ा, तीसरी पर्वत श्रेणी बनी, और ये वाला मुड़ा जब चौथी पर्वत श्रेणी बनी। आ रहा है समझ में? तो ऐसे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले कौन सा बना? कुनलुन शान पर्वत बना, जो कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में पाया जाता है। और सबसे नवीनतम कौन सा है? शिवालिक। आप लोगों को ये फैक्ट पता होगा कि ये प्लेट जो है अभी भी गति कर रही है। अबे 2 मीटर नहीं बढ़ रहा, 3 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ रहा। हाँ, ये अफवाह फैल रही थी कि पहले तो किसी ने मीटर में बताया था इसको, फिर सेंटीमीटर में बताया था, फिर कल जब मैं इसको पढ़ रहा था हिमालय को, तो मुझे पता चला कि प्रति वर्ष 2 से 3 mm बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 2 से 3 mm मिलीमीटर बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कोई फिक्स डाटा नहीं है। उसमें भी जिसने बताया था बंदे ने, उसने भी कहा कि ये भी कुछ फिक्स नहीं है, ये सिर्फ गिने चुने लोगों ने जो है रिसर्च करी है, कोई बहुत बड़ी रिसर्च के बेस पे पता नहीं चला है। तो ठीक है, इसको कंसीडर अपन अपने सब्जेक्ट में या सिलेबस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये सवाल नहीं बन सकता। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और सिंटेक्शियल बैंड जो पाया जाता है, अक्ष संघीय मोड बोलते हैं इसको हिंदी में। तो पूछा जा सकता है कि अक्ष संघीय मोड के कारण बनी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो मेन तो कौन सी? पूर्वांचल और हिंदू कुश। ठीक है, ये तो क्या है, फ्रंट में अक्ष संघीय नहीं है, ये कौन सी? सिंटेक्शियल है। ठीक है, तो कौन सी याद रखनी है? हिंदू कुश और पूर्वांचल। ये किसके उदाहरण है? सिंटेक्शियल बैंड के उदाहरण है। ठीक है, तो बैंड आया इनमें सिंटेक्शियल, तब जा करके बनी। तो इसमें लिखो वृहत हिमालय में, इसमें मुख्य हिमालय में लिखो मैप पे आप पर्टिकुलर एक एक मैप बनाएंगे इसका। वृहत का अलग बनाएंगे, मोटा मोटा ये मैप बना लो। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां बना दो, जिसमें ऊपर ही ऊपर वाली कौन सी है? वृहत हिमालय। बीच वाली कौन सी है? मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय या लेसर हिमालय। और नीचे नीचे वाली कौन सी है? शिवालिक। ठीक, घबराना नहीं है इतना, मेरी शक्ल की तरफ देखने लग जाते एक ही हिमालय के 3-4 नाम बोल दिए तो। एक सेकेंड, हाँ क्या पूछ रहे थे आप? पूछो। ऊपर ही ऊपर वाला वृहद हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय, और नीचे वाला शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसमें लिखते चलो। इसकी लंबाई लिख लो। इसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, विश्व की, मैं ऐसे नहीं कह रहा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे पाए जाने वाले पर्वत और पर्वत श्रेणियों के बजाय ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो लिखो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। पश्चिम में क्या होता है कि पश्चिम वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला जम्मू कश्मीर वाला। इसमें जो इसकी ऊंचाई है वो क्या क्रमिक रूप से बढ़ती है, एक साथ इकट्ठी नहीं बढ़ती। ठीक है, पहले छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा आएगा, फिर बड़ा आएगा। पर पूर्व में क्या है, पूर्व की तरफ जब चलते हैं, नेपाल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो इसकी क्या है कि एकाएक बढ़ती है। तो ये वाले जो पर्वत है ना, वो मैदान से भी अपने को दिखते हैं। समझ रहे हो? इसमें लिखोगे, लाइन लिखोगे तब समझ में आएगा। पश्चिम में हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है। पश्चिम में हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है, तथा पूर्व में ऊंचाई एकाएक बढ़ती है। पूर्व में ऊंचाई एकाएक बढ़ती है, मतलब अचानक से बढ़ती है। तो क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जो है श्रेणियों के जो पीक्स हैं वो ऊंचे हैं पूर्व में, और हैं कंचनजंगा, मनासालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। तो ये क्या होता है कि मैदान से दिखते हैं। तो लिखो, इसमें अगली लाइन लिखो, एकाएक बढ़ती है, उसमें लिखो इसलिए पूर्वी हिमालय को मैदानों से देखा जा सकता है, विजुअल होते हैं, जिसके कारण पूर्वी हिमालय को मैदानों से देखा जा सकता है। तो ये बात तो कर ली अपन ने किसके बारे में? मध्य हिमालय के बारे में बात कर ली। अब इसको भी अपन डिवाइड करेंगे
लिखो, इसको 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। इसे 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कौन सी है? वृहत हिमालय। ठीक है, वृहत हिमालय को क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय इंग्लिश में। दूसरा क्या है? मध्य हिमालय या लेसर हिमालय या लघु हिमालय। लिख लो, मध्य ऑब्लिक लघु हिमालय। और तीसरा क्या है? शिवालिक। शिवालिक ब्रैकेट में लिख लो बाह्य हिमालय। बाह्य, बाह्य सबसे बाहरतम। क्या बात हो गई? हमें बता दो, हम भी हंस ले थोड़ा सा। सारा मजा अकेले लूटोगे तुम? बताओ। अच्छा, चलो ठीक है, हेडिंग डालो पहला, वृहद हिमालय। मैं तो हिमालय बोल बोल के परेशान हो गया यार। हाँ, एच बोल दिया करो। चलो लिखो, वृहद हिमालय। इसकी लिख लो लेंथ, लिख लो 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर के आगे लिख लो पश्चिम में सिंधु नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित। पश्चिम में कौन सी नदी आएगी? सिंधु नदी। तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित है। एवरेज हाइट लिखो इसकी। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 6100 मीटर। एवरेज विड्थ लिखो। एवरेज विड्थ, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। टोटल हिमालय की बात नहीं चल रही। हाँ, वो इसकी नहीं है, वो शिवालिक की और लघु हिमालय की है। हाँ, तो इसकी तो एवरेज जो चौड़ाई है वो बनी रहती है 25 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल हिमालय मत समझ लेना इसको। समझ रहे हो ना कि तुम पूरा मध्य हिमालय या मुख्य हिमालय की ही चौड़ाई 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चौड़ी सिर्फ ये है, ये वाली 25 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, वृहद हिमालय। तो लिख लो एवरेज विड्थ 24 किलोमीटर। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी बताओ मुझे इसकी। माउंट एवरेस्ट, क्या ऊंचाई है इसकी? 8848। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों ने कभी वो सुना है हिमरेखा? हिमरेखा वर्ड सुना है? सुना है? क्या होती है हिमरेखा? हाँ, नहीं, थोड़ा दोबारा से कोशिश करो। हाँ हाँ, मतलब इसने बहुत हद तक सही बताया। हिमरेखा क्या होती है? जैसे कि ये पहाड़ है अपना, ठीक है, अब इस पे एक ऊंचाई तक बर्फ जमी रहती है, फिर नीचे चट्टान पाई जाती है। तुमने देखा होगा वॉलपेपर फोटो, जो कोई हिमालय गया होगा, तो ऊपर वाले हिस्से में बर्फ जमी रहती है, तो ये वाले पोर्शन में बर्फ जमी हुई है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा, इसकी जमीन से ऊंचाई, ये जो रेखा है, ये तो कहती है हिमरेखा कहलाई जाती है। अब होता क्या है कि ये जो ऊंचाई है, ये कम होती जाती है। कब? जब अपन पोल्स की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो बर्फ ज्यादा जमेगी। बर्फ ज्यादा जमेगी तो बर्फ नीचे तक जमेगी, और जब नीचे तक जमेगी तो हिमरेखा की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। समझ रहे हो? दोबारा समझो। ये अपना पहाड़ है, ये वो रेखा है हिमरेखा जिसके ऊपर तक बर्फ जमी हुई है। ठीक है, अब अगर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर है। ठीक है, माना अपन ने 5500 मीटर इसकी क्या है, ये ऊंचाई 5500 मीटर है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 5500 मीटर वाला जो क्षेत्र है, वहां पे तो अपने को पहाड़ पत्थर दिख रहा है, चट्टाने दिख रही है, उसके ऊपर क्या है? बर्फ ही बर्फ है। अब होता क्या है, जैसे अपन पोल्स की तरफ जाएंगे तो ठंडा प्रदेश ज्यादा है, तो क्या होगी? ये बर्फ कम होएगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? बर्फ बढ़ेगी। अगर कोई पहाड़ यहाँ पर है, अपने माउंट आबू में है, तो उस पर बर्फ कितनी जमेगी? इतनी जमेगी। अब वही पहाड़ हिमालय में है, तो उसकी बर्फ कितनी जमेगी? इतनी जमेगी।
और अगर वही पहाड़ पोल पर है तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर्ड ही रहेगा बर्फ से। तो क्या होगा, हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाएगी। तो जब ये कम हो रही है, तो अब अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है हिम रेखा की ऊंचाई किस तरफ, पूर्व में ज्यादा होगी या पश्चिम में ज्यादा होगी? पूर्व में ज्यादा होगी, पश्चिम में ज्यादा होगी? देखो ये अपवाद है। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से तो क्या हो रहा है, अपन यहाँ से ऊपर तो पोल की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो हिम रेखा की ऊंचाई कम होनी चाहिए, बर्फ ज्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे बर्फ कम होनी चाहिए क्योंकि ये नीचे की साइड है। पर होता क्या है कि यहाँ पे क्या वर्षा नहीं होती, और यहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती है। इस वजह से अपने भारत में ये अपवाद है। अपने अपवाद क्या है कि यहाँ पर जो है हिम रेखा की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, हिम रेखा की ऊंचाई कम है। यहाँ पर जो हिम रेखा की ऊंचाई है वो कितनी है, 5500 मीटर है, और यहाँ पर कितनी है, 4400 मीटर है। समझ में आया? ये उल्टा होना चाहिए था। जो कॉन्सेप्ट हिमरेखा का है वो यहाँ पे क्या उल्टा होना चाहिए था अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले। पर यहाँ पे अपवाद है, एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है कि इसके जो पूर्वी भाग है वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, और बरसात ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जमेगा, और ज़्यादा जमेगा तो ज़्यादा बर्फ होगी। तो हिमरेखा की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इधर वाले पहाड़ बर्फ से ज़्यादा ढके हुए हैं, इधर वाले पहाड़ ढके हुए हैं पर कम ढके हुए हैं। कितने मीटर कम ढके हुए हैं, ऑलमोस्ट 1000 मीटर कम ढके हुए हैं। इधर 1000 मीटर ज्यादा ढके हुए हैं। आया समझ में? तो लिख लो, ये भी लिख लो, कॉन्सेप्ट है ये। लिखो हिमरेखा, हेडिंग डालो हिमरेखा, इसमें लिखो हिमरेखा की ऊंचाई ध्रुवों पर जाने पर कम होती है। हिमरेखा की ऊंचाई ध्रुवों पर जाने पर कम होती है तथा ध्रुवों से नीचे आने पर अधिक होती है। परंतु भारत इसमें अपवाद है। परंतु भारत इसमें अपवाद है। इसमें पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है तथा पूर्व में कम है। पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है तथा पूर्व में कम है। आ गया समझ में? कारण लिख लो इसके नीचे। पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये तो हो गई हिमरेखा की बात। अब इसको या तो बॉक्स में बना दो या ब्रैकेट सा बना करके चारों तरफ से कवर कर दो। ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो अपने को याद आ गया तो लिखवा दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, वृहत हिमालय की। कितनी, 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई 6100 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या लिखा अपन ने, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रेणी है यह है नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत भी तुम लोगों को बताऊं, नंगा पर्वत भी ना यहाँ पड़ता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो जास्कर श्रेणी बनाई थोड़ी देर पहले, पर क्या है कि वो ये क्या कर्व्ड है, कैसी है, घूमी हुई है। तो जास्कर श्रेणी यूं आ रही है, तो ये कैसी है, अर्धचंद्राकार शेप में है, जो हिमालय रेंज जो ऐसे बनी हुई है। तो इसी श्रेणी का बीच में थोड़ी सी खत्म हो जाती है, गैप लग जाता है। पर क्या है कि बैंड वही है, जो जमीन से जो जुड़ा हुआ है, जुड़ा जो है, जो
अपनी जो प्लेट थी वहां जो टकराव हुए थे, उसी के कारण इसी श्रेणी का पर्वत है यहाँ पर। कौन सा? नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है श्रेणी की, और ये खत्म होती है कहाँ पर? नामचा बरवा पर। तो लिखो, प- सिंधु घाटी के प्रवाह को चेंज करती है, हाँ, मोड़ देती है, इसको पाकिस्तान में घुमा देती है। हाँ, क्या लिख रहा था मैं, क्या बोल रहा था? हाँ, यह श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा, पूरा एक वर्ड नहीं, नामचा अलग है, बरवा अलग है। नामचा बरवा। ठीक है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, लिखो 8848 मीटर्स। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर्स। अब इसी के नीचे एरो बनाकर, जहाँ माउंट एवरेस्ट लिखा है उसके नीचे एक एरो तो बनाओ। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, एरो बनाया, नेपाल लिखा, नेपाल के आगे एरो बना करके सागर माथा, और एक और एरो बनाओ उसी के नीचे, तिब्बत। चोमालुंगमा। ठीक है, लिख लिया, चोमलुंगमा लिख लिया। किस में कहाँ कहा जाता है इसको? तिब्बत में कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। अब ये ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ज्यादा फिट बैठ रहा है यहाँ पे? नेपाल का ऐसे नाम सुन रहे हैं अपन, क्योंकि सागर 33 माथा, सागर खत्म हुआ तो क्या निकल करके आया? माथा निकल करके आया, तो क्या बना? सागर माथा बना। तो इससे, इस नाम से क्या पता चल रहा है कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है वो ज्यादा परफेक्टली फिट हो रहा है इसमें। क्योंकि पहले ये नाम कैसे पड़ा? पुराने टाइम से पढ़ता हुआ आ रहा है ना। तो पहले यहाँ पे सागर था, जब लोगों ने देखा कि यार यहाँ तो सागर खत्म हो गया और सागर का तो माथा निकल गया, तो इसका नाम क्या पड़ा? सागर माथा पड़ा। और तिब्बत में कैसे क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। इसका मैं लॉजिक अभी तक ढूंढ नहीं पाया, तो सागर माथा का मिला, तो जो मेरे को लगा वो मैंने तुम लोगों को बता दिया। क्या? हाँ, बोलना है, कोई बात नहीं, बोलो, गलत बोलो। देवी कहते हैं। हाँ ऐसी, हाँ ऐसी बहुत सी कहानियां वहाँ। तुम में से कोई हिमाचल घूम के आया है क्या? हिमालय घूमा है किसी ने? दूर से भी देखा है? देखा है? अरे तू वीडियो देखा है? ठीक है, तो वो भी देखना ही है, पर बहुत मजेदार जगह है। अपन तो ये मान लो धोरों में रह रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं, और पसीना सूखता नहीं है यहाँ पर। मतलब कि एक तरीके धूल मिट्टी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, सुबह का कपड़ा मारा हुआ शाम तक वो बराबर हो जाती है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे डैश को तुम्हारी। उनको माटी पसंद है, अपने को बर्फ पसंद है। पर मैं तो चाहता हूँ, मेरा तो एक सपना है कि मेरा ना वहाँ पे एक घर हो, जहाँ पे गर्मियों में तो मैं वहाँ जाकर के रहूँ, और सर्दियों में यहाँ रहूँ। एक घर ये बना, यहाँ पे तो है ना बना हुआ ऑलरेडी। हाँ। चलो, इसमें अब आगे लिख लो इसकी अन्य चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट लिख ली, अब इसे एक क्रम में लिख लो चोटियाँ। देखो यहाँ पर तो है, ये कौन सा है? अन्नपूर्णा। क्या है? धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट। मकालू। मनासालू। कंचनजंगा कहाँ, किस बॉर्डर पड़ती है? सिक्किम, तिब्बत, चीन। नाम चबरवा। एपी। ठीक है,
तो डायग्राम के हिसाब से लिखोगे या डायग्राम बना लो एक, उसमें वृहत हिमालय बना लो और फिर उसमें यहाँ से लिखना शुरू करो। डायग्राम बनाओ, उसमें सिर्फ वृहद हिमालय की एक लाइन बनाओ और उसमें यहाँ पे लिखो नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ। नंगा पर्वत, धौलागिरी। पहले डायग्राम जब सबका बन जाए मुझे बोलना, फिर मैं बोलता हूँ। बना लिया? आपने बना लिया? चलो लिखो, ये वाली जो है नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मनालू, मकालू, मनासालू, कंचनजंगा, हाँ मकालू, कालू। ठीक है, इसके बाद एपी, इसके बाद गौरी शंकर, और इसके बाद नामचा बरवा। अब देखो, तुम किताबें पढ़ोगे तुम्हें 5 माउंटेन पीक और मिल जाएगी, तो मुझे आकर के यूं मत बोलना कि सर आपने नहीं बताई, है ना? तो इसीलिए ये याद कर लो, यही बहुत मान के चलता हूं मैं, ये मेरे को याद हो गई यही बहुत है। नामचा बरवा इतनी याद कर लो और इनको क्रम में याद कर लो। मनासालू एपी, वो नहीं, मनासालू के बाद है कंचनजंगा, सिक्किम और तिब्बत बॉर्डर पे पड़ती है। मनासालू, मैं ना सालू। उसके बाद कंचनजंगा, और फिर उसके बाद एपी, गौरी शंकर, और फिर नामचा बरवा। लिख लो अल्पाइन हिमनद, लिख लो इसके हिमनद। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, मिलाम, जेमू, सतोपंथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, मिलाम, जेमू, सतोपंथ। लिख लिया? ये है ग्लेशियर्स, हिमनद, अल्पाइन ग्लेशियर्स। यहाँ से प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। गंगोत्री से गंगा, जब नदी पढ़ेंगे तो ये आगे जाकर के एक और नदी मिलती है, उसके बाद जाकर के पूरी गंगा का निर्माण होता है। यमुनोत्री से यमुना, पिंडर, मिलाम, जेमू, सतोपंथ, ये अन्य है जो है हिमनद है, अल्पाइन हिमनद है। ठीक है।